दिल्ली के मालवीय नगर में 3 जून को एक होटल में लगी आग ने 21 लोगों की जान ले ली। कुछ ही मिनटों में पूरी बिल्डिंग धुएं और आग की लपटों से घिर गई। ये हादसा इतना बड़ा था कि पूरे देश में इसकी चर्चा होने लगी। इस दर्दनाक हादसे की तस्वीरें और वीडियो अभी लोगों के जहन से उतरे भी नहीं थे कि महज कुछ घंटों बाद बिहार के मुजफ्फरपुर से एक और चिंताजनक खबर सामने आ गई। मुजफ्फरपुर में एक बड़े अस्पताल के आईसीयू में आग लग गई। इसके अलावा अलग अलग राज्यों से आग लगने की खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। कहीं नोएडा की एक हाई राइज सोसाइटी में आग लगी, कहीं हैदराबाद के मार्केट में, कहीं हरियाणा की फैक्ट्रीज और वेयर हाउसेज में, तो कहीं कमर्शियल बिल्डिंग्स आग की चपेट में आ गई। भारत के अलग अलग शहरों से हर दिन आग की कोई ना कोई बड़ी घटना सामने आ रही है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो रहा है। क्यों कभी कमर्शियल बिल्डिंग्स आग की चपेट में आ रही है, कभी अस्पताल, कभी होटल्स और कभी रिहायशी अपार्टमेंट्स। आज के इस वीडियो में हम हाल के बड़े फायर इंसिडेंट्स की बात करेंगे, समझेंगे कि भारत में बार बार ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है, फायर सेफ्टी रूल्स जमीन पर कितने लागू हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, ऐसे हादसों को भविष्य में कैसे रोका जा सकता है। हाय, मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं जस्ट। पिछले कुछ दिनों में अगर आपने न्यूज़ चैनल देखा हो, अखबार पढ़ा हो या फिर सोशल मीडिया स्क्रॉल किया हो, तो आपने लगभग हर दिन किसी न किसी बड़ी आग की घटना की खबर जरूर देखी होगी। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली के मालवीय नगर में हुए हादसे की। 3 जून 2026 की सुबह दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में स्थित एक होटल में आग लग गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आग तेजी से बिल्डिंग के कई हिस्सों में फैल गई। देखते ही देखते होटल धुएं से भर गया। कई लोग कमरों में फंस गए और बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाए। कुछ लोगों ने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन आग और धुएं की वजह से हालात बेहद मुश्किल हो चुके थे। रेस्क्यू ऑपरेशन घंटों तक चला और इस हादसे में 21 लोगों ने अपनी जान गंवाई। ये हाल के सालों में दिल्ली एनसीआर की सबसे बड़ी आग की घटनाओं में से एक बन गई। इस घटना ने कई सवाल खड़े किए। क्या बिल्डिंग में पर्याप्त इमरजेंसी एग्जिट मौजूद थे? क्या फायर सेफ्टी सिस्टम काम कर रहा था? क्या नियमित फायर ऑडिट हुआ था? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या इस हादसे को रोका जा सकता था? लेकिन इससे पहले कि इन सवालों का जवाब मिलता और ये मामला सुलझता, बिहार के मुजफ्फरपुर से एक और घटना सामने आई। मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल के आईसीयू में आग लग गई। अस्पताल ऐसी जगह होती है जहां मरीज खुद भी नहीं भाग सकते। आईसीयू में मौजूद कई मरीज मशीनों पर निर्भर होते हैं। ऐसे में जब आग लगती है तो स्थिति और गंभीर हो जाती है। अस्पताल स्टाफ और स्थानीय प्रशासन ने मरीजों को बाहर निकालने की कोशिश की। अगर आप ध्यान दें तो दोनों घटनाएं पूरी तरह अलग जगहों पर हुई। एक होटल था, दूसरा अस्पताल, लेकिन दोनों मामलों में एक चीज कॉमन थी। आग लगने के बाद लोगों के पास सुरक्षित तरीके से बाहर निकलने के लिए बहुत कम समय था। इसी दौरान देश के दूसरे हिस्सों से भी आग लगने की खबरें आने लगी। 5 जून को नोएडा के सेक्टर 74 स्थित आईवी काउंटी नाम की एक हाई राइज सोसाइटी में 12वीं मंजिल पर बने एक फ्लैट में भीषण आग लग गई। कुछ ही मिनटों में फ्लैट से काला धुआं और आग की ऊंची लपटें उठने लगी, जिससे पूरी सोसाइटी में अफरा तफरी मच गई। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी की जान नहीं गई, लेकिन इसने एक बार फिर हाई राइज बिल्डिंग की फायर सेफ्टी को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इतना ही नहीं, घटना के बाद वायरल हुए कुछ वीडियो में यह भी दिखाई दिया कि आग 12वीं मंजिल पर लगी थी। आग इतनी ऊंचाई पर लगी थी कि फायर ब्रिगेड के लिए वहां तक पानी पहुंचाना काफी चैलेंजिंग हो गया था। उधर हैदराबाद के अमीरपेट इलाके में स्थित हेलमेट बाजार में भी एक भीषण आग लगी। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते कई दुकानें और एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स इसकी चपेट में आ गए। आग पर काबू पाने के लिए 7 फायर इंजन तैनात करने पड़े। यह घटना ऐसे इलाके में हुई जो शहर के सबसे ज्यादा बिजी कमर्शियल हब्स में से एक माना जाता है। वहीं हरियाणा के रेवाड़ी जिले के बावल इंडस्ट्रियल एरिया में एक केमिकल फैक्ट्री में लगी आग ने और भी चिंताजनक तस्वीर पेश की। हादसे में कई कर्मचारी घायल हुए, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई गई। आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने के लिए आसपास के कई जिलों से फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा। इस घटना के बाद सुरक्षा मानकों और औद्योगिक इकाइयों में फायर सेफ्टी कंप्लायंस को लेकर सवाल उठने लगे। गुरुग्राम और उसके आसपास के औद्योगिक इलाकों में भी पिछले कुछ हफ्तों के दौरान वेयर हाउस और फैक्ट्रीज में आग लगने की कई घटनाएं दर्ज की गई। इनमें भले ही हर घटना में बड़ी जनहानि ना हुई हो, लेकिन इन घटनाओं ने जरूर दिखाया है कि चाहे रिहायशी इमारतें हो, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हो या इंडस्ट्रियल यूनिट्स, आग का खतरा हर जगह मौजूद है। अगर हम सिर्फ अप्रैल से जून 2026 के बीच सामने आई प्रमुख घटनाओं को देखें तो तस्वीर काफी चिंताजनक दिखाई देती है। होटल, अस्पताल, मार्केट, फैक्ट्री, वेयर हाउस और रिहायशी इमारतें आग की चपेट में आई हैं। इन घटनाओं में कई लोगों की जान जा चुकी है, जबकि दर्जनों लोग घायल हुए हैं। लेकिन इन आंकड़ों पर विस्तार से बात करने से पहले एक और महत्वपूर्ण सवाल समझना जरूरी है कि क्या वास्तव में आग लगने की घटनाएं अचानक बढ़ गई या फिर हाल के बड़े हादसों ने उस समस्या को हमारे सामने ला खड़ा किया
जो पहले से मौजूद थी। दरअसल विशेषज्ञों का कहना है कि समस्या नई नहीं है, फर्क सिर्फ इतना है कि जब कोई बड़ा हादसा होता है तब कुछ दिनों के लिए हमारा ध्यान फायर सेफ्टी की तरफ चला जाता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है मामला ठंडा पड़ने लगता है और सिस्टम फिर उसी पुराने ढर्रे पर लौट जाता है। यही वजह है कि जब अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की इमारतों में बार बार एक जैसी घटना दिखाई देती है तो समस्या सिर्फ आग नहीं रह जाती, समस्या उस पूरे सिस्टम में नजर आने लगती है जो इन हादसों को होने से पहले रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। और यही समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि आखिर भारत में आग लगने की सबसे बड़ी वजह क्या है, फायर सेफ्टी रूल्स वास्तव में कैसे काम करते हैं और क्यों हर बड़ी घटना के बाद वही सवाल हमारे सामने फिर से खड़े हो जाते हैं। दिल्ली का होटल हो, मुजफ्फरपुर का अस्पताल, नोएडा की हाई राइज सोसाइटी हो या फिर किसी इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्री, क्या इनके पीछे कोई कॉमन फैक्टर है? जब भी किसी बड़ी आग की घटना के बाद शुरुआती जांच शुरू होती है तो सबसे पहले जिस वजह का जिक्र किया जाता है वो है शॉर्ट सर्किट। लेकिन क्या हर बार सिर्फ शॉर्ट सर्किट जिम्मेदार होता है? दरअसल कई मामलों में आग की शुरुआत भले ही किसी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट की वजह से हुई हो, लेकिन उसे एक बड़े हादसे में बदलने के पीछे अक्सर कई दूसरी वजहें भी जिम्मेदार होती है। अगर किसी बिल्डिंग में आग लगती है और कुछ ही मिनटों में उस पर काबू पा लिया जाता है तो वो एक छोटी घटना बनकर रह जाती है, लेकिन अगर वही आग तेजी से फैल जाए, लोगों के पास बाहर निकलने का रास्ता ना हो, सेफ्टी सिस्टम्स काम न करे और रेस्क्यू में देरी हो जाए तो वही घटना एक बड़े डिजास्टर में बदल जाती है। भारत के अधिकांश शहरों में पिछले 2 दशकों के दौरान तेजी से अर्बनाइजेशन हुआ, लाखों नई इमारतें बनी, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, होटल्स, हॉस्पिटल्स, वेयर हाउसेस और इंडस्ट्रियल यूनिट्स की संख्या लगातार बढ़ी है। लेकिन क्या फायर सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसी रफ्तार से विकसित हुआ? देश के कई शहरों में आज भी ऐसी इमारतें मौजूद है जिनके पास कागजों पर फायर सेफ्टी क्लियरेंस तो है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही कहानी बयां करती है। कई जगह फायर एक्सटिंग्विशर्स एक्सपायर हो चुके हैं, कई जगह स्प्रिंकलर सिस्टम सालों से बंद पड़े रहते हैं, कई जगह स्मोक डिटेक्टर्स या तो खराब होते हैं या फिर उनका मेंटेनेंस नहीं हुआ होता, और कई बार तो इमरजेंसी एग्जिट को ही स्टोर रूम में बदल दिया जाता है। यानी सुरक्षा के जो इंतजाम सिर्फ इमरजेंसी के लिए बनाए गए थे वही सबसे पहले नजरअंदाज किए जाते हैं। यही फायर एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को समझना बेहद जरूरी हो जाता है। आइडियली किसी भी बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग, हॉस्पिटल, होटल या हाई राइज स्ट्रक्चर के संचालन शुरू करने से पहले फायर डिपार्टमेंट से एनओसी लेनी होती है। इसका मतलब होता है कि उस इमारत में सुरक्षा के जरूरी इंतजाम मौजूद है और वो निर्धारित पैरामीटर्स को पूरा करती है। लेकिन कई विशेषज्ञ और पूर्व फायर ऑफिशियल्स सालों से एक समस्या की तरफ इशारा करते रहे हैं। कई बार एनओसी निर्माण के समय तो ले ली जाती है, लेकिन उसके बाद सालों तक कोई निगरानी नहीं होती। समय के साथ बिल्डिंग का इस्तेमाल बदल जाता है, इलेक्ट्रिक लोड कई गुना बढ़ जाता है, लोगों की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन सेफ्टी सिस्टम उसी पुराने स्तर पर बने रहते हैं। यानी जिस इमारत को कभी सुरक्षित घोषित किया गया था वो धीरे धीरे एक संभावित खतरे में बदल जाती है। इसके बाद आता है इलीगल कंस्ट्रक्शन का मुद्दा। भारत में लगभग हर बड़े शहर में आपको ऐसी इमारतें मिल जाएंगी जिनमें मूल नक्शे से अलग निर्माण किया गया, कहीं एक्स्ट्रा बिल्डिंग जोड़ दी गई, कहीं गलियारों को कमरों में बदल दिया गया, कहीं पार्किंग एरिया को दुकानों में तब्दील कर दिया गया और कहीं इमरजेंसी एग्जिट को बंद करके कमर्शियल स्पेस बना दिया गया। शुरुआत में बदलाव मामूली लग सकता है, लेकिन आग लगने की स्थिति में यही बदलाव लोगों की जान के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाते हैं, क्योंकि फायर सेफ्टी डिजाइन किसी भी इमारत के ओरिजिनल स्ट्रक्चर और लेआउट को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। जब इमारत की संरचना बदल जाती है लेकिन सेफ्टी प्लानिंग नहीं बदलती, तब जोखिम कई गुना बढ़ जाता है। अब बात करते हैं इमरजेंसी एग्जिट की। किसी भी फायर इंसिडेंट में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है लोगों को सुरक्षित तरीके से बाहर निकालना। दुनिया भर में फायर सेफ्टी का पहला सिद्धांत यही माना जाता है कि आग लगने की स्थिति में लोगों को कुछ ही मिनटों के भीतर सुरक्षित एग्जिट मिल जाना चाहिए, लेकिन भारत में कई हादसों में यही सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। कई होटल्स में पर्याप्त एग्जिट रूट्स नहीं होते, कई कमर्शियल बिल्डिंग्स में सीढ़ियों के रास्तों तक पर कब्जे हो जाते हैं और कई इमरजेंसी डोर्स हमेशा बंद रखे जाते हैं। जब आग फैलती है और धुआं बिल्डिंग में भरना शुरू होता है तब लोगों के पास फैसला लेने के लिए बहुत कम समय बचता है। दरअसल आग से ज्यादा मौतें अक्सर धुएं की वजह से होती है। घना धुआं कुछ ही मिनटों में लोगों की सांस लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। कई मामलों में लोग आग की लपटों तक पहुंचने से पहले ही स्मोक इनहेल की वजह से बेहोश हो जाते हैं। यही कारण है कि फायर एक्सपर्ट्स हमेशा स्मोक मैनेजमेंट सिस्टम को उतना ही महत्वपूर्ण मानते हैं जितना फायर फाइटिंग सिस्टम को। एक और समस्या है जिसके बारे में कम चर्चा होती है, वो है शहरों की प्लानिंग। अगर किसी घनी आबादी वाले इलाके में आग लग जाती है, फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचती है, लेकिन गली इतनी संकरी है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी अंदर ही नहीं जा सकती, या फिर सड़क पर अवैध पार्किंग इतनी ज्यादा है कि इमरजेंसी व्हीकल्स आगे नहीं बढ़ पाते।
हाल ही में गाजियाबाद में फायर इंसिडेंट में भी ऐसा ही हुआ था। रेस्क्यू टीम को पहुंचने में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था क्योंकि आसपास का इलाका बेहद घना था और पहुंच सीमित थी। ऐसे मामलों में हर मिनट महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आग और धुआं लगातार फैल रहे होते हैं। कई भारतीय शहरों में नैरो एक्सेस रोड आज भी फायर रिस्पॉन्स के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु समेत कई शहरों की पुरानी बस्तियों में यह समस्या बेहद गंभीर है। यानी कई बार फायर डिपार्टमेंट के पास संसाधन होते हुए भी वो समय पर घटनास्थल तक नहीं पहुंच पाते और कई बार संसाधनों की भी अपनी सीमाएं सामने आ जाती है। उदाहरण के लिए नोएडा के सेक्टर 74 स्थित हाई राइज फायर इंसिडेंट में आग ऊपरी फ्लोर पर लगी थी। ऐसे में फायर ब्रिगेड के लिए उस ऊंचाई तक प्रभावी वाटर फ्लो पहुंचाना और आग पर पूरी तरह काबू पाना काफी चैलेंजिंग था। इस घटना ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया कि क्या हमारे शहरों में मौजूद फायर फाइटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बढ़ती हाई राइज बिल्डिंग्स के अनुरूप विकसित हो पाया है। फिर आता है एनफोर्समेंट का सवाल। भारत में फायर सेफ्टी रूल्स की कमी नहीं है। नेशनल बिल्डिंग कोड, फायर सेफ्टी रेगुलेशन, एनओसी सिस्टम, इंस्पेक्शन मैकेनिज्म सब मौजूद है। फिर भी हादसे क्यों होते हैं? क्योंकि नियम बनाना और नियम लागू करना दो अलग बातें हैं। कई बार इंस्पेक्शन सिर्फ औपचारिकता बनकर रह जाता है, कई बार कमियों के बावजूद संचालन जारी रहता है, कई बार जिम्मेदार एजेंसीज के बीच जवाबदेही स्पष्ट नहीं होती और जब हादसा हो जाता है तब जांच शुरू होती है। नोटिस जारी होते हैं और कुछ समय बाद मामला धीरे धीरे सार्वजनिक चर्चा से गायब हो जाता है। यही वजह है कि विशेषज्ञ बार बार कहते हैं कि भारत की फायर सेफ्टी प्रॉब्लम तकनीकी से ज्यादा गवर्नेंस की समस्या है। अब बात करते हैं गर्मियों के मौसम में ऐसी घटनाओं की चर्चा अचानक इतनी ज्यादा क्यों होने लगती है। दरअसल गर्मी के मौसम में बिजली की मांग तेजी से बढ़ जाती है। एयर कंडीशनर, कूलर, रेफ्रिजरेटर यूनिट, इंडस्ट्रियल मशीनरी लगातार अधिक लोड पर चलते हैं। इसमें इलेक्ट्रिकल सिस्टम पर दबाव बढ़ता है। अगर वायरिंग पुरानी हो, मेंटेनेंस ठीक से ना हुआ हो या सर्किट पहले से ही ओवरलोड हो तो शॉर्ट सर्किट होने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसके अलावा हाई टेम्परेचर और ड्राई एनवायरनमेंट आग को तेजी से फैलने में मदद कर सकते हैं। लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि गर्मी सिर्फ एक फैक्टर है। अगर सेफ्टी सिस्टम मजबूत हो, वायरिंग स्टैंडर्ड्स का पालन किया गया हो और इमरजेंसी रिस्पांस प्रभावी हो तो गर्मियों में भी बड़े हादसों को काफी हद तक रोका जा सकता है। यानी सवाल सिर्फ ये नहीं है कि आग कैसे लगी, बल्कि ये है कि आग लगने के बाद सिस्टम कितना तैयार था। और यही से बात फायर सेफ्टी कल्चर पर आकर टिक जाती है। दुनिया के कई देशों ने पिछले कुछ दशकों में फायर सेफ्टी को लेकर बेहद सख्त कदम उठाए हैं। कई देशों में नियमित फायर ड्रिल्स अनिवार्य है। हॉस्पिटल्स, होटल्स और कमर्शियल बिल्डिंग्स का समय समय पर इंडिपेंडेंट सेफ्टी ऑडिट कराया जाता है। इमरजेंसी एग्जिट को ब्लॉक करना गंभीर अपराध माना जाता है। स्प्रिंकलर सिस्टम, स्मोक डिटेक्शन सिस्टम्स और इमरजेंसी अलार्म्स की नियमित जांच होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, नियमों का पालन न करने पर भारी पेनल्टी के साथ साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाती है। भारत में भी नियमों की कमी नहीं है। नेशनल बिल्डिंग कोड है, फायर सेफ्टी गाइडलाइंस है, एनओसी सिस्टम्स है और इंस्पेक्शन मैकेनिज्म भी है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इनके इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन की है। यानी समस्या रूल्स की कमी नहीं बल्कि पालन की है। दिल्ली के मालवीय नगर में हुए हालिया हादसे को ही उदाहरण के तौर पर देख लीजिए। वहां निर्धारित क्षमता से कई ज्यादा कमरे संचालित किए जा रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जिस परिसर को सीमित संख्या में कमरों के संचालन की अनुमति मिली थी, वहां वास्तविक संख्या उससे कई गुना अधिक बताई गई। साथ ही ये भी पता चला कि वहां फायर सेफ्टी क्लियरेंस और फायर एनओसी मौजूद नहीं थी। विशेषज्ञों का मानना है कि कई बार बेहद सिंपल मेजर्स भी ऐसे हादसों को रोक सकते हैं, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर्स की नियमित जांच, स्प्रिंकलर सिस्टम को कार्यरत रखना, इमरजेंसी एग्जिट को हमेशा खुला और साफ रखना, समय समय पर फायर ड्रिल्स कराना, इलेक्ट्रिकल वायरिंग का सेफ्टी ऑडिट करवाना और हाई राइज बिल्डिंग्स में आधुनिक फायर फाइटिंग इक्विपमेंट की उपलब्धता सुनिश्चित करना। ये सुनने में छोटे कदम लग सकते हैं, लेकिन किसी आपात स्थिति में यही उपाय दर्जनों लोगों की जान बचा सकते हैं। क्योंकि आग लगने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होता है, लेकिन आग लगने से पहले प्रिवेंशन शुरू होना चाहिए। और जब तक प्रिवेंशन को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, तब तक हर बड़े हादसे के बाद वही सवाल, वही जांच और वही बहस दोहराई जाती रहेगी। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत में फायर सेफ्टी रूल सिर्फ कागजों तक सीमित रह गए हैं? क्या नियमित फायर ऑडिट्स, सख्त एनफोर्समेंट और बेहतर जवाबदेही से ऐसे हादसों को रोका जा सकता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। देश, दुनिया और आपसे जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहे जिस्ट।